अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अस्सलाम महमूद? वालेकुम मैम। मैं ठीक और हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों, अभी जो आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर पढ़ा हो या इसकी वीडियो देखी हो तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि आप लोगों ने अभी तक जो प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पर्टिकुलरली जो बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें हमने जब लाइट रिएक्शन की बात की थी, तो लाइट रिएक्शन वो मेजर इवेंट था या वो मेजर रिएक्शन था जिसमें हमने किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं देखी थी। यानी सिमिलरली प्लांट्स के अंदर एक ही तरह का जो रिएक्शन सेंटर है, जो फोटो सिस्टम्स हैं वो प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को पिक करके प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन के इवॉल्व करते हैं और एनएडीपीएच को प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये सारे के सारे वो इवेंट्स है जो कि हमने जेनरिक जो है वो हर एक प्लांट के ऊपर इन्हें अप्लाई किया था। लेकिन जैसे हमने डार्क रिएक्शन स्टार्ट किया, केल्विन साइकिल स्टार्ट किया, तो केल्विन साइकिल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लांट में जो 3 डिफरेंट स्टेजेस थी जिनके थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये चीज देखी कि देयर आर सर्टेन वेरिएशंस इन डार्क रिएक्शन, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन है इनटू कार्बोहाइड्रेट वो C3 प्लांट्स में उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है, वहां पे केल्विन साइकिल के थ्रू हो रही है। इन C4 plants, in order to minimize chances of photorespiration, these are the plants जो कि अपना ये प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस है इनके अंदर नॉर्मल प्रोसेस है, इसको 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर लोकलाइज कर लेते हैं। यानी द फर्स्ट कंपार्टमेंट द मीजोफिल सेल वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द मीडियम और उसे ऑक्सैलोएसीटेट के साथ क्या कर लेता है, मिक्स कर लेता है और फिर उस ऑक्सैलोएसीटेट को मैलेट में कन्वर्ट करके अल्टीमेटली एक दूसरे सेल तक ट्रांसफर करता है, जहाँ पे देयर इज द फोटोसिंथेटिक मशीनरी, देयर इज द मशीनरी जो कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में फिक्स करेगी। तो अगर हम C4 प्लांट्स के अलावा बात करें तो स्टिल देयर इज एन अदर वेरिएशन, देयर आर सम प्लांट्स जिनमें अभी भी जो है वो एक प्रॉब्लम प्रेजेंट है और वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई। लाइक C4 प्लांट्स में जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये प्लांट जो है वो हाई लाइट एरियाज और हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस हैं। तो ये प्रॉब्लम इन्होंने किस तरह से सॉल्व की, अपनी मशीनरी को 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो सेपरेट करके इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। लेकिन देयर आर सम प्लांट्स जिनके अंदर अभी भी आपके पास जो है वो एक मसला जो है वो प्रेजेंट है, और वो क्या है कि आपके जो मीजोफिल सेल्स हैं दीज आर दी सेल्स जिनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट। तो जब भी आपके ये सेल्स किसी भी किस्म की गैस का एक्सचेंज करेंगे फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इसका मतलब है कि इन्हें अपने इन पोर्स को ओपन करना है। लाइक अगर केल्विन साइकिल के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड या सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सेल के अंदर लेके जाने के लिए इन्हें इस पोर को ओपन करना है, इस ओपनिंग को ओपन करना है। तो जितने टाइम ये इस पोर को या इस ओपनिंग को ओपन करेंगे उतने टाइम यहाँ पे चांसेस हैं कि इनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो, बिकॉज वी ऑल नो कि प्लांट्स के अंदर या बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर अगर ये हाई टेम्परेचर एरियाज में ग्रो करते हैं तो वहाँ पे इवेपोरेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो आज हम उन प्लांट्स की बात करने लगे हैं विच आर प्रेजेंट इन हाई टेम्परेचर एरियाज। तो ये नॉर्मली सक्सिलेंट प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर अगर तो कॉन्स्टेंटली स्टोमेटा जो है वो ओपन रहे, स्टोमेटा के थ्रू गैसेज एक्सचेंज होता रहा, तो इन प्लांट के अंदर जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है वो वाटर की अमाउंट जो है वो कंपैरेटिवली कम होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी। तो ये प्लांट किसी तरह से किसी ऐसे मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग से एब्जॉर्ब तो करें, लेकिन उस एब्जॉर्प्शन के लिए इन्हें बार बार जो स्टोमेटा है जो अपने पोर्स हैं उन्हें ओपन ना करना पड़े, ताकि एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब भी कर लें और दूसरी तरफ जो इवेपोरेशन के चांसेस हैं उसको भी मिनिमाइज करें। तो आज का जो हमारा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि इस मैकेनिज्म के थ्रू प्लांट में जो इवेपोरेशन के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन उस टाइम पे होगी जिस टाइम में रेट ऑफ इवेपोरेशन मिनिमाइज होगा। बच्चों यहाँ तक आप लोगों के माइंड में कुछ स्केच सा ड्रॉ हुआ है कि कैन प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस किस तरह से होगा? जी मैम। ओके।
अब ये प्लांट्स करते क्या हैं, बिकॉज प्लांट्स के अंदर कोई ऐसा रूट भी नहीं है जिसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें। स्टोमेटा के अलावा कोई ऐसे पोर्स या कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर एंटर हो। तो ये अपनी जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी है उसको ना सिर्फ दो डिफरेंट सेल्स या दो डिफरेंट लोकेशन के अंदर जो है उसे रखते हैं, बल्कि उसके साथ साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है इसे ड्यूरिंग डे टाइम करने की बजाय इसे नाइट टाइम में शिफ्ट कर लेते हैं। यानी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी या जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने एब्जॉर्ब करनी है वो ड्यूरिंग नाइट होगी, और फिर डे टाइम में वो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूटिलाइज होगी। यानी यहाँ पे ये प्लांट क्या करेंगे कि ये डे टाइम में जब चांसेस ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है उस टाइम अपने स्टोमेटा को बिल्कुल ओपन नहीं करेंगे। तो जितनी इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम रिक्वायर्ड होगी फॉर फोटोसिंथेसिस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, उसे ये पहले से ही एब्जॉर्ब करके रखेंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो यहाँ पे जो आपका मेन इवेंट है वो ये वाला इवेंट है कि प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट में ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे ऑब्वियसली थ्रू स्टोमेटा। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एब्जॉर्ब होगी इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट्स जो हैं ये इन दी फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन ऑक्सैलोएसीटेट के साथ फिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जो कि आपने पीछे C4 प्लांट्स के अंदर पढ़ा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉस्फोइनोल पायरोवेट के साथ इनकार्बोरेट होगी, उसमें फ्यूज होगी वाया द एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, तो अल्टीमेटली ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी आपके पास इनिशियली यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो C4 प्लांट्स की तरह एक 4 कार्बन इंटरमीडिएट के अंदर ही फिक्स हो रही है, लेकिन यहाँ पे इसमें और C4 प्लांट्स के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि C4 प्लांट्स में ये इवेंट ड्यूरिंग डे टाइम हो रहा था, जबकि यहाँ पे कैम प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस ना सिर्फ एक डिफरेंट सेल में हो रहा है बल्कि उसके साथ साथ ये ड्यूरिंग नाइट टाइम हो रहा है, यानी टाइम की भी यहाँ पे वेरिएशन आ गई। तो जो ग्लैलोएसिटेट यहाँ पे बन रहा है जस्ट लाइक द C4 प्लांट्स, आगे जो एंजाइम प्रेजेंट है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, तो इसे मैलेट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ तक का जो आपका पाथवे है, ये जो दो रिएक्शंस यहाँ पे आपको बताए गए हैं, ये रिएक्शन बिल्कुल 100% आइडेंटिकल है C4 प्लांट से, बिल्कुल उसी तरह से हो रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि ये ड्यूरिंग नाइट टाइम यहाँ पे हो रहे होंगे। तो अगेन मैलेट के ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट हैं। पीछे हम लोगों ने देखा था कि मैलेट जो है वो वाया प्लाज्मोडेस्माटा ये मीजोफिल सेल से बंडल शीट सेल्स की तरफ जाता है और वहां पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। लेकिन ये उस टाइम था जब प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की मशीनरी है वो एक्टिव है, जबकि यहाँ पे आप क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जितना मैलेट प्लांट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग नाइट टाइम उसको ये अपने नियर बाय सेल्स या बंडल शीट सेल्स में नहीं भेज रहा, बल्कि उस मैलेट को ये सेल जो है वो अपनी एक दूसरी ऑर्गेनेली वैक्यूल के अंदर सेव करता जा रहा है। यानी मीजोफिल सेल्स यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे मैलेट में रिड्यूस करने के बाद सारे का सारा जो मैलेट है उसे इन दी फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड वैक्यूल के अंदर सेव करता जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने स्टार्टिंग में मीजोफिल सेल्स और मीजोफिल सेल्स के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को डिस्कस किया था तो वहां पे हमने ये चीज कही थी कि वैक्यूल के अंदर समटाइम्स जो है वो वेस्टफुल मटेरियल प्लांट जो है वो स्टोर करना शुरू कर देता है और समटाइम इसके अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जितना भी मैलेट आपके पास है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा था वो इन दी फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड यहाँ पे वैक्यूल में सेव हो जाएगा और ड्यूरिंग लाइट या डे टाइम ये मैलेट जो है ये वापस रिलीज होगा फ्रॉम वैक्यूल इनटू दी साइटोसोल और वहां से ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट की तरफ जाएगा जहां पे जाके इसकी फिक्सेशन होगी। और जस्ट लाइक द एंजाइम मैलिक एंजाइम जो कि हमने पीछे वहां पे C4 प्लांट्स के अंदर भी पढ़ा था, ये मैलिक एंजाइम अब क्या करेगा इसे पायरोवेट में कन्वर्ट कर देगा और मीनवाइल कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से रुबिस्को के थ्रू जैसा साइकिल हमने C3 प्लांट्स के अंदर पढ़ा था उसी साइकिल के थ्रू, यानी ये वाला जो इवेंट है दिस वन, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल इन्हीं एंजाइमेटिक मशीनरी के थ्रू जो जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करी थी C4 प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस करी थी, सॉरी C3 प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस करी थी, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स या पूरे का पूरा साइकिल यहाँ पे भी चलेगा। इट मीन्स कि ये जो पूरे का पूरा आप यहाँ पे इवेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें हमने सारे के सारे वो रिएक्शंस देखे हैं जो हमने C4 प्लांट्स के अंदर भी ऑब्जर्व किए थे। लेकिन C4 प्लांट्स के अंदर एक तो हमने ये चीज देखी थी कि वहां पे जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी है
जो फोटोसिंथेसिस के लिए एंजाइम्स हैं वो मेसोफिल सेल से बाहर बंडल शीट सेल्स के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है। और पूरे का पूरा जो इवेंट है वो एक ही टाइम पीरियड में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे उसी सेल के अंदर आपकी फोटोसिंथेटिक मशीनरी प्रेजेंट है। मेसोफिल सेल स्टिल हैव द पोटेंशियल कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकता है कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन यहाँ पे जो इवेंट है वो किस टाइम पे हो रहा होगा, डे टाइम में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन है वो नाइट टाइम में होगी। बच्चों यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। तो पूरा लाइट शट डाउन कैसे दिन ही लगा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इन्हीं पूरे के पूरे जो रिएक्शंस हैं इनको अगर थोड़ा सा डिटेल में मैं आपके सामने डिस्कस करूं कि ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है इसका सोर्स क्या है, जो कि ड्यूरिंग नाइट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट कर रहा है। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट बेसिकली आ कहाँ से रहा है? सो जस्ट लाइक द अदर C4 एंड C3 पाथवेज, जहाँ पे हमने ये चीज डिस्कस की थी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट बेसिकली जो है वो एक ग्लाइकोलेटिक इंटरमीडिएट है, और ये ग्लाइकोलेटिक इंटरमीडिएट नॉर्मली जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो केल्विन साइकिल है उसके अंदर भी यूज हो रहा होता है। लाइक वहाँ पे जो आपके पास जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, इट हैज द पोटेंशियल कि ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट और फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो। मीनवाइल जो आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, क्योंकि ये ग्लाइकोलेटिक इंटरमीडिएट भी है, तो वाया द एंजाइम फॉस्फो वाया अनदर इंटरमीडिएट फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये ग्लाइकोलिसिस की तरफ भी मूव कर सकता है। यानी जो ट्राइयोस फॉस्फेट आपके पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली सम ऑफ दीज इंटरमीडिएट्स आर प्रेजेंट इन दी ग्लाइकोलिसिस। लाइक अगर आप ग्लाइकोलेटिक पाथवे को कंपेयर करें विद दिस पाथवे, कार्बन डाइऑक्साइड के सिमुलेशन वाले पाथवे के साथ कंपेयर करें, तो देयर आर मल्टीपल पाथवेज, मल्टीपल इंटरमीडिएट्स जो कि इन दोनों पाथवेज के अंदर यूज हो रहे हैं। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है, यानी ये साइटोसोल से क्लोरोप्लास्ट में भी मूव कर सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट से वापस साइटोसोल में भी जा सकते हैं। तो जब प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट ज्यादा होगी, ट्राइयोस फॉस्फेट की अमाउंट ज्यादा होगी, तो सम ऑफ द ट्राइयोस फॉस्फेट हमें पता है कि ये साइटोसोल में रिलीज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुक्रोज, जो कि एक मेजर ट्रांसपोर्ट मटेरियल है। लेकिन इन प्लांट्स के अंदर, कैम प्लांट्स के अंदर, ये जो ट्राइयोस फॉस्फेट हैं, सम ऑफ द ट्राइयोस फॉस्फेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट का जो सोर्स है वो आपकी जो ट्राइयोस फॉस्फेट जो कि डे टाइम में प्लांट बनाएगा और उनको बना के अपने अंदर स्टोर कर देगा क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली दीज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर द प्रिकर्सर्स ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट का ही इंटरमीडिएट या क्लोरोप्लास्ट की ही एक प्रोडक्ट साइटोसोल में मूव करेगी। साइटोसोल में वाया डिफरेंट एंजाइमेटिक मशीनरी। अब ये इंटर कन्वर्जन आपको पता है कि ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होती है। लाइक अगर आपके पास जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे रिलीज हो रही है, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट दे आर इंटर कन्वर्टेबल। अगर यहाँ पे आपके पास जो ट्राइयोस फॉस्फेट रिलीज हो रही है, इट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हमें पता है कि वो फर्दर इंटर कन्वर्ट हो सकती है इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज होगी, अगर हम इसमें मजीद एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करा दें या इसकी फॉस्फोराइलेशन करा दें, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। आई विल हाईली रिकमेंड कि इन पाथवेज को पढ़ने से पहले आप एक दफा ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को जरूर रिवाइज कर लें, बिकॉज ये सारे के सारे एंजाइम्स या ये जो सारे के सारे इंटरमीडिएट्स यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इसमें एंजाइम्स और इंटरमीडिएट्स ये वो ही हैं जो आपने ग्लाइकोलिसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो ट्राइयोस फॉस्फेट यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगी वाया ग्लाइकोलिसिस, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगी, और ये ग्लाइकोलेटिक इंटरमीडिएट जो है वो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उसे ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सैलोएसीटेट मैलेट में, और आगे मैलेट का पूरा जो पाथवे है वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पाथवे को देख के आपने परेशान नहीं होना। आज अगर आप लोग क्विज प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ से ट्राइयोस फॉस्फेट, कौन सी ट्राइयोस फॉस्फेट रिलीज होती है ये आप लोगों को पता चल जाएगी कि इट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम एक्ट कर सकता है, दिस इज ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, जो कि इसे कन्वर्ट कर देगा इनटू
ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, जो कि इसे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन सकता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये सारे के सारे स्टेप्स आपके वही स्टेप्स हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस में हो रहे हैं। तो इस पाथवे को डिस्कस करने से पहले आपने एक दफा ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स और उनके एंजाइम्स को रिवाइज करना है, ताकि आप लोगों के लिए ये चीज प्रॉब्लमेटिक ना रहे कि इसका सोर्स क्या है या 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कहाँ से आ गया। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपको वहां से क्लियर होती जाएंगी। और जहां तक इन रिएक्शंस का सवाल है, जी हुदा मैम, जो क्लोरोप्लास्ट में ट्रायोस फॉस्फेट है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, बिल्कुल है वही है, ना? क्योंकि हमने जब उसके बाद वो आइसोमरेज, जी मैम, फिक्सेशन की बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि ये जो ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, दिस जी मैम, ट्रांसपोर्टर इज बेसिकली ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर, जो कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को बाहर निकालता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अंदर लेके जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी। तो अभी मैं आप लोगों के सामने जब सुक्रोज की बायोसिंथेसिस को डिस्कस करूंगी तो वहां पे ये ट्रांसपोर्टर मैं आप लोगों को दोबारा से दिखा देती हूँ उसी डायग्राम से जहाँ पे हमने पहले से डिस्कस किया। और जहाँ तक ये वाले रिएक्शंस हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, तो ये वाले रिएक्शंस वही रिएक्शंस हैं जो कि आप पहले C4 प्लांट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं कि C4 प्लांट्स वाया यूजिंग डिफरेंट ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट ये कार्बन डाइऑक्साइड को मैलेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और मैलेट को अल्टीमेटली थ्रू अ ट्रांसपोर्टर वैक्यूल के अंदर स्टोर कर देता है। और ड्यूरिंग डे टाइम अब क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो मैलेट यहाँ पे स्टोर है इसमें रिलीज होना है और आगे जाके इसने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को आगे जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस रिएक्शन को कैटेलाइज कराना है। तो ये पूरे का पूरा इवेंट जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस किया है, दिस इवेंट इज बेसिकली यू कैन से कि ये नाइट ड्यूरिंग नाइट फॉल जो आपका रिएक्शन हो रहा है ये वो है। डे टाइम में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। डे टाइम में आपके पास जो मैलेट यहाँ पे स्टोर है वो रिलीज होगी और आगे जाके वो मैलेट कहाँ पे यूज होगी हमने उस चीज को देखी। तो अभी तक मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे जो ऊपर पाथवे डिस्कस किया था इसका ये वाला सेक्शन डिस्कस किया, ठीक है बच्चों, जो कि नाइट टाइम में हो रहा है। डे टाइम वाला पोर्शन भी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस नहीं किया। एक और चीज देखिएगा कि यहाँ पे आप लोगों को मैलेट और यहाँ पे मैलिक एसिड लिखा हुआ मिल रहा है। तो मैलेट और मैलिक एसिड बेसिकली एक ही चीज है, लेकिन आप इसे एसिड तब कहते हैं जब इसके ये जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाए। यानी अगर यहाँ पे इनकी डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, आपके पास इस मैलिक एसिड से ये जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अपने एक एक प्रोटॉन को रिलीज कर देंगे तो ये वापस मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी कैन से कि वैक्यूल के अंदर जाके जो आपका मैलेट था असल में उसमें जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप थे वो प्रोटोनेट हो गए हैं, उनमें आके प्रोटॉन अटैच हो गए हैं, दैट्स व्हाई हम उसे मैलेट की बजाय मैलिक एसिड कह रहे हैं। और यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देयर इज अ ट्रांसपोर्टर जो कि साइटोसोल से प्रोटॉन्स को लेके जाएगा वैक्यूल में और मैलेट के अंदर उन दो प्रोटॉन्स को इनकार्पोरेट करा के उसे मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो प्रोटॉन्स की मूवमेंट के लिए यू हैव द सेकंड ट्रांसपोर्टर। तो ये आप लोगों के पास एक जो है वो अभी इवेंट है या एक जो ड्यूरिंग नाइट जो कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ मैलेट फिक्स हो रही है, मैंने उस चीज को सिर्फ डिस्कस किया। द सेकेंड इवेंट जो कि डे टाइम में ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा, दिस इज द रिलीज ऑफ मैलेट फ्रॉम वैक्यूम। जो मैलेट प्रीवियसली आपके पास ड्यूरिंग नाइट टाइम इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड वैक्यूल के अंदर स्टोर हुआ था, अब ये मैलेट रिलीज होगा और साइटोसोल में आएगा। ऑब्वियसली साइटोसोल के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट नहीं है, साइटोसोल के अंदर वो एंजाइम नहीं है जो कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करे और उसको आगे जो है वो कैल्विन साइकिल की तरफ लेके जाए उस कार्बन डाइऑक्साइड को। सो मैलेट ने अगर यूज होना है या मैलेट ने अपने उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि ड्यूरिंग प्रीवियस नाइट इसने स्टोर किया था उस कार्बन डाइऑक्साइड को इसने रिलीज करना है, इट मींस कि ये काम इसने क्लोरोप्लास्ट में जाके करना है। तो अब यहाँ से अब जो आपका मैलेट है ये वाया मैलेट ट्रांसपोर्टर ये मूव करेगा टू दी क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में आके अगेन वाया मैलिक एंजाइम जो कि आप लोग पहले C4 प्लांट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एंजाइम NADPH को प्रोड्यूस करवाता है
और इसके अलावा एक जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पहले मैलेट के अंदर प्रेजेंट था उसे रिलीज कर देता है और अल्टीमेटली जो आपके पास पायरोवेट है उसे प्रोड्यूस कर देगा। अगेन आपके पास पायरोवेट बाय द एंजाइम पीडीके जो कि पायरोवेट डाइकाइनेज एंजाइम था जिसने इस पायरोवेट को फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट किया था। ये एंजाइम दोबारा से यहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और पायरोवेट को फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट कर देगा और ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट वापस जाके साइटोसोल में दोबारा से यूज हो सकती है फॉर दी कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरोवेट इनटू ऑक्सैलोएस्टर। यानी ये जो फॉस्फोइनोल पायरोवेट यहाँ से रिलीज हो रही है ये दोबारा से इस रिएक्शन में यूटिलाइज हो सकती है। सिमिलरली अगर तो उस टाइम सेल को एनर्जी की जरूरत है तो ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है उस टाइम एनर्जी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो रही है ड्यूरिंग डे टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैल्विन साइकिल में जाएगी जो जिसको दोबारा से इसने उन्हीं स्टेप्स के थ्रू जो कि C3 प्लांट्स के अंदर हो रहे थे इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवाएगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो अल्टीमेटली ट्राइओस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो मेन इवेंट्स आपके पास जहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होनी है C3 साइकिल हमेशा हर प्लांट के अंदर चलता है लेकिन देयर आर सम प्लांट्स जो कि उस C3 साइकिल को चलाने से पहले या उस C3 साइकिल से पहले मल्टीपल इवेंट से गुजरते हैं। लाइक C4 प्लांट्स के अंदर हमने जो है वो एक अलहदा से पाथवे देखे और यहाँ पे कैम प्लांट्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इस C3 साइकिल को जो है वो फंक्शनल बनाने के लिए इस प्लांट ने जो है वो मल्टीपल डिफरेंट रिएक्शंस को भी जो है यूज किया। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक आ गई है वो ट्राइओस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गई। ऑन कर दी है मैंने रिकॉर्डिंग। तो यहाँ से अब मैम ऑनवर्ड हमारे पास जी मैम जो है स्टार्च हो रहा है उसमें क्या नाम है क्लोरोप्लास्ट में और सुक्रोज और वो फॉर्म हो रहा है बायोसिंथेसिस उसकी साइटोसोल में हो रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है ना कि अगर वो सेल्स को एटीपी की ज़रूरत हो तो सुक्रोज उसे प्रोवाइड करेगा जबकि स्टार्च एक स्टोरेज मॉलिक्यूल है या फिर स्टार्च भी एटीपी प्रोवाइड कर सकता है देखें स्टार्च लेकिन उसमें हमारे थोड़ा पास टाइम वगैरह लगेगा। बिल्कुल क्योंकि स्टार्च एक पॉलीमेरिक फॉर्म है उसके अंदर आपके पास जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल जैसे ग्लाइकोजन के केस में था कि इसमें आपके पास पहले अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड होंगे फिर उसके बाद हमारे पास 6th पोजीशन पे अल्फा 1,6 ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है। सो स्टार्च प्लांट जो है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए इनको यूज करता है जबकि अगर इसके पास जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है दिस इज सुक्रोज क्योंकि सुक्रोज एक डायसेक्राइड है और इजीली इसके दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसे ब्रेक करके प्लांट सेल एनर्जी को यूज कर सकता है। तो जब सुक्रोज जो है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद ये जो स्टोरेज मॉलिक्यूल है स्टार्च इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और इसकी हाइड्रोलिसिस से जितना ग्लूकोज या फ्रुक्टोज रिलीज होगा उसको प्लांट फिर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करेगा। ठीक है ओके मैम। तो अब यहाँ से हम लोगों ने जो केल्विन साइकिल है और केल्विन साइकिल की जो वेरिएशंस हैं उनको तो डिस्कस कर लिया है लेकिन अब जो दो मेजर रिएक्शंस हैं विच आर द बायोसिंथेसिस ऑफ स्टार्च एंड बायोसिंथेसिस ऑफ सुक्रोज इनको हम डिस्कस करेंगे और ये कंपैरेटिवली इजी भी हैं क्योंकि इनको आप लोगों ने कुछ हद तक बायोएनर्जेटिक्स में जब ग्लाइकोजन फॉर्मेशन डिस्कस की थी तो वहाँ पे इन रिएक्शन से कुछ हद तक या इन एंजाइम से आप लोग फेमिलियराइज होंगे। सो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बायोसिंथेसिस ऑफ सुक्रोज को स्टार्ट करते हैं तो पहले आप लोगों को एक चीज जो मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन की है वो ये है कि इनके जो बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट लोकेशंस में आप उनको ऑब्जर्व करेंगे। लाइक स्टार्च की जो बायोसिंथेसिस है उसके एंजाइम्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है वो एक डिफरेंट ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट है जबकि अगर आप सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज की प्रोडक्शन हमेशा प्लांट के जो है वो साइटोसोल के अंदर होगी बिकॉज सुक्रोज को सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम्स दे आर लोकलाइज्ड इन साइटोसोल। तो ये दोनों जो आपके पास एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं इनकी प्रोडक्शन के एंजाइम्स टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है ताकि इनके दरमियान किसी किस्म का कोई कंपटीशन डेवलप ना हो। सुक्रोज की बायोसिंथेसिस साइटोसोल में होगी और जो आपके पास स्टार्च है इसकी बायोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी। सिमिलरली स्टार्च और सुक्रोज के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो आप लोगों को ये भी पता है कि स्टार्च इज एक्चुअली अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ फ्यूल यानी प्लांट ने अगर अपने पास किसी फ्यूल को स्टोर करना है ग्लूकोज को स्टोर करना है फॉर लॉन्ग टर्म यूज तो जिस फॉर्म में ये स्टोर करेगा दिस इज स्टार्च। लेकिन अगर उसने ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना है फॉर एग्जांपल एक सेल से दूसरे सेल तक
उसने अगर एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है दिस इज सुक्रोज। although there are some plants जिनके अंदर sometimes सुक्रोज भी जो है वो स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, फॉर एग्जांपल शुगर केन और शुगर बीट, लेकिन जो मेजर प्लांट्स हैं उनके अंदर सुक्रोज इज द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च इज अ स्टोरेज फॉर्म। सो इन दो पॉइंट्स को अपने माइंड में क्लियर रखेगा कि इनकी बायोसिंथेसिस डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में हो रही है और इसके साथ साथ ये सेल के अंदर डिफरेंट पर्पसेस के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेगा और दूसरा एनर्जी या फ्यूल को स्टोर करता जाएगा। ठीक है, अब अगर हम स्टार्च की सिंथेसिस की बात करें तो स्टार्च आप लोगों ने जैसे फर्स्ट जो हमारा था चैप्टर उसमें हमने स्टार्च के बारे में डिस्कस किया था कि स्टार्च इज एक्चुअली अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें आपके पास जो ग्लूकोज रेसिड्यूज हैं उनके दरमियान अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और इसके अलावा ये जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक चेन्स हैं इनमें समटाइम्स ब्रांच पॉइंट भी डेवलप होते हैं। ये ब्रांच पॉइंट किस तरह से डेवलप होते हैं इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन अब ये आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइएगा कि किस तरह से जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो अल्टीमेटली स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होगा। सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पे स्टेप है जो प्लांट्स के अंदर होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, उसमें होगा क्या आपके पास देयर इज एन एंजाइम ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमेरेज जो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होना है ये प्रोसेस इस ट्राइयोस फॉस्फेट से स्टार्ट होना है और जो सबसे पहला एंजाइम है दिस इज ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमेरेज जो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और उसके बाद देयर इज अ सेकंड एंजाइम एल्डोलेज जिसने इन दोनों के दरमियान क्या करवानी है फ्यूजन करवा देनी है। ये एल्डोलेज एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में भी वर्क कर रहा था, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में इसका रिएक्शन आपने ऑपोजिट ऑब्जर्व किया था, लाइक वहां पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की क्लीवेज होती है इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जबकि यहाँ पे जो एल्डोलेज है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के दरमियान दोबारा से बॉन्ड बना देता है और वापस आपके पास जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का मॉलिक्यूल है उसे रीजनरेट कर देता है। सो अगेन स्टार्च की बायोसिंथेसिस के भी जो स्टार्टिंग स्टेप्स हैं वो ग्लाइकोलिसिस जैसे ही हैं। तो सबसे पहले आपने ग्लाइकोलिसिस को पढ़ना है, उसको क्लियर करना है और उसके बाद आपने इस लेक्चर की तरफ आना है। So first enzyme is triose phosphate isomerase, second enzyme is aldolase और aldolase के रिएक्शन के बाद आपके पास जो शुगर आएगी this is the 6 carbon sugar जिसकी फर्स्ट और 6th पोजीशन पे there is attachment of phosphate group. So fructose 1,6 bisphosphate again another enzyme जो कि हमारे पास यहाँ पे थर्ड स्टेज ऑफ कैल्विन साइकिल में भी यूज हो रहा था, this is phosphatase fructose 1,6 bisphosphatase जो कि यहाँ पे क्या करता है कि इस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करा देता है। तो आपके पास जो एंजाइम यहाँ पे ये एक्ट करेगा, इस एंजाइम के बाद जो मेजर प्रोडक्ट आएगी दिस विल बी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी इन 3 एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद हमारे पास जो मेजर कार्बोहाइड्रेट बची है दिस इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ने कैसे स्टार्च में कन्वर्ट होना है इन रिएक्शंस को हम देख लेते हैं। स्टार्च के अंदर फ्रुक्टोज एक प्रिकर्सर नहीं है, फ्रुक्टोज यूज नहीं होती, बल्कि स्टार्च की बायोसिंथेसिस में एडीपी ग्लूकोज यूज होता है। इट मींस कि जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है अल्टीमेटली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी और फिर ये ग्लूकोज जो है ये स्टार्च बायोसिंथेसिस की तरफ मूव करेगा। तो जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आपके पास यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज के एक्शन के बाद बन रही है दिस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वाया द एंजाइम, और ये एंजाइम भी ग्लाइकोलिटिक एंजाइम है हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमेरेज जो कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पे आपके पास रिएक्शन ऑपोजिट है, यू हैव फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ये एंजाइम इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। सो दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक दफा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपके पास सिंथेसाइज हो गई, तो अब सेल के पास कंपटीशन डेवलप हो सकता है। लाइक हमने ये चीज पढ़ी थी कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे जो है वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में भी मूव कर सकती है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये ग्लाइकोलिसिस में भी जा सकती है। तो सेल क्या करता है, सेल बाय यूजिंग एन एंजाइम म्यूटेज इस फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर देता है। लाइक जो फॉस्फेट ग्रुप 6 पोजीशन पे पहले अटैच था उसको फर्स्ट पोजीशन पे ले आता है और बाकी स्ट्रक्चर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, यानी
आपके पास देयर इज एन एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, और म्यूटेज वो एंजाइम होते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन को आगे पीछे कर देते हैं विद इन द सेम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके पास जो स्टार्टिंग में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रेजेंट थी जो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से प्रोड्यूस हुई, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अल्टीमेटली इस एंजाइम ने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दी। और जैसे ही सेल एक दफा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना लेगा तो मोस्टली जितने भी एनाबॉलिक पाथवेज हैं, जितने भी ऐसे पाथवेज हैं जिसमें ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन होती है, वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को एज अ प्रिकर्सर यूज करते हैं, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को यूज नहीं करते। सो अल्टीमेटली ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये अब स्टार्च या फिर सुक्रोज की बायोसिंथेसिस में यूज हो सकता है। सो अभी तक हमने ये पूरे का पूरा जो इवेंट है इसको हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑब्जर्व किया कि क्लोरोप्लास्ट में द फर्स्ट एंजाइम वाज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, एल्डोलेज सेकंड एंजाइम था, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज आपके पास थर्ड एंजाइम था, फोर्थ एंजाइम आपके पास यहाँ पे है हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमेरेज जिसने प्रोड्यूस कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, एंड द फिफ्थ एंजाइम इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, और यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही है अभी तक, दिस प्रोडक्ट इज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। बच्चों इसको लेके आप लोगों ने इन पाथवेज को लेके परेशान नहीं होना, आप लोग चाहे इनके स्ट्रक्चर्स ना करें लेकिन इंजाइम्स और इंजाइम्स का जो एंड इफेक्ट है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कोट किए हैं कि अगर कोई इंजाइम जो है वो म्यूटेज है तो उसका एंड इफेक्ट क्या है कि वो 6 पोजीशन से फॉस्फेट को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ रहा है। सो अगर आप स्ट्रक्चर्स नहीं भी करेंगे लेकिन आप लोगों को सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि पहले किस एंजाइम ने एक्ट करना है, उसके बाद सेकंड एंजाइम और थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है। सो अब तक आपके पास जो स्टार्च बायोसिंथेसिस का पाथवे है इसमें हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्रोड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ने अल्टीमेटली एडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, बिकॉज हमने यहाँ पे ये चीज कही है कि स्टार्च की सिंथेसिस के लिए जो हमें प्रिकर्सर रिक्वायर्ड है, दिस प्रिकर्सर इज नॉट अ ग्लूकोज बल्कि ये शुगर न्यूक्लियोटाइड है, ऐसा ग्लूकोज है जिसमें कोई न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हुआ हुआ है, और वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, एडीपी। तो किस तरह से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, वी हैव एन एंजाइम। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एंजाइम है दिस वन पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम, ये क्या करता है, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल कि इसने पायरोलिसिस करवानी है यानी पायरोफॉस्फेट को रिमूव कराना है फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम ये क्या करेगा, दो रिएक्टेंट्स या दो सबस्ट्रेट्स को यूज करेगा। एक सबस्ट्रेट तो वो है जिसको हमने प्रीवियसली अभी इस रिएक्शन के अंदर हमने इसे जनरेट कराया है वाया म्यूटेट, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। सो एक रिएक्टेंट आपके पास यहाँ पे होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड द सेकंड रिएक्टेंट इज एटीपी। और चूंकि ये एंजाइम एक पायरोफॉस्फोराइलेज है तो ये क्या करेगा, यहाँ से पायरोफॉस्फेट को रिमूव कराएगा। पायरोफॉस्फेट मींस कि आपके पास जो दो फॉस्फेट ग्रुप हैं जिनमें फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, इनको आप साइमल्टेनियसली यहाँ से क्लीव करा दें, यानी इनके आपस में जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक नहीं करें बल्कि एक पायरोफॉस्फेट को रिलीज कर दें, और आपके पास जो पीछे स्ट्रक्चर है एएमपी यानी एडेनिन और एक फॉस्फेट, ये अलग हो जाए। सो अल्टीमेटली इस एंजाइम का ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि पायरोफॉस्फेट को रिलीज कराने के बाद इस एडिनोसिन और इसके साथ जो रिमेनिंग एक फॉस्फेट ग्रुप है इसको ये इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे ट्रांसफर कर देगा। यानी यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक फॉस्फेट तो पहले से ही इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ अटैच था, उसके बाद ये एंजाइम आया, इसने एटीपी की पायरोलिसिस कराई यानी उसमें से पायरोफॉस्फेट को रिमूव करा दिया, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। पीछे जो एडिनोसिन और एक फॉस्फेट ग्रुप बचा था उसको इसने इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट करा दिया। तो अल्टीमेटली आपके पास जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट थी वो एडीपी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, और ये एडीपी ग्लूकोज सिंथेसाइज करवाने वाला जो एंजाइम है दिस इज एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, जो कि इन दोनों को ऐसा रिएक्टेंट यूज करेगा। और चूंकि ये वाला स्टेप आपके पास हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है, तो इस स्टेप के लिए जो एनर्जी है वो इस पायरोफॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस से आएगी, यानी सेल्स के अंदर सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट है। अब ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं जिस एंजाइम की भी बात कर रही हूँ वो एंजाइम बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है, बिकॉज ये वाला जो रिएक्शन है स्टार्च की बायोसिंथेसिस का, ये पूरे का पूरा रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है।
तो ये एंजाइम्स भी वहीं पे प्रेजेंट है। सो ये जो एंजाइम है पायरोफॉस्फेटेज, ये इन दो पायरोफॉस्फेट के दरमियान जो एक बॉन्ड है फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इस ब्रेकेज से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ये एडीपी ग्लूकोज को सिंथेसाइज करेगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास वो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल भी आ गया जिस प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से स्टार्च ने सिंथेसाइज होना है। सो नेक्स्ट आपके पास जो फाइनल एंजाइम है दिस इज स्टार्च सिंथेज। ये स्टार्च सिंथेज क्या करेगा कि आपके पास जो एडीपी ग्लूकोज हैं उनमें से एडीपी को रिलीज करा देगा, यानी एडिनोसिन और दो फॉस्फेट ग्रुप्स को रिलीज करा देगा, और पीछे जो आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उनके दरमियान ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये रिलीज करा देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर एडीपी ने रिलीज ही होना था तो वो स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट क्यों हुआ? तो इन शुगर न्यूक्लियोटाइड्स की सिग्निफिकेंस क्या है? नॉर्मली जब भी कोई ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या कोई सी भी शुगर किसी न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल के साथ इनकॉर्पोरेट होती है या न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल के साथ जो है वो उसकी फ्यूजन होती है, तो जो शुगर न्यूक्लियोटाइड बनती है दिस शुगर न्यूक्लियोटाइड इज एनर्जेटिकली यू कैन से दिस हाईली एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जो कि बहुत ज्यादा इसकी जो एनर्जी है हाइड्रोलिसिस की एनर्जी है वो सिग्निफिकेंटली हाई है। यानी नेक्स्ट स्टेप में जाके जब इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एडीपी अलग होगा और शुगर अलग होगी, तो इस स्टेप के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और सेल्स इस एनर्जी को यूज कर लेंगे फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी हमें ये चीज पता है कि मोनोमर्स को पॉलीमर्स में कन्वर्ट करने के लिए या इनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं इन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो बेसिकली ये जो शुगर न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनमें ये जो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही शुगर और न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी बेसिकली पॉलीमराइजेशन के लिए यूज होती है। ठीक है बच्चों? इसके लिए होगा मैम, दोबारा बताएं। यहाँ पे ब्रेक होगी तो क्या होगा? जब ये एडीपी इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सेपरेट होगा, यानी इन दोनों के दरमियान जो न्यूक्लियोटाइड और शुगर के दरमियान जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा, तो इस हाइड्रोलिसिस से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जिस एनर्जी को स्टार्च सिंथेज यूज करेगा और पॉलीमराइजेशन करवा देगा। यानी मोनोमर्स से पॉलीमर्स का बनना, क्योंकि इनके दरमियान हमने मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने होते हैं, ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो शुगर न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। अगर ग्लूकोज अकेली आती तो ग्लूकोज के पास तो एनर्जी नहीं थी, वहां पे ग्लूकोज को स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें किसी ना किसी सोर्स से एनर्जी रिक्वायर्ड थी। सो एडीपी ग्लूकोज यहाँ पे इसलिए यूज होते हैं ताकि ग्लूकोज अपने साथ एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल को लेके आए और जैसे ही शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे पॉलीमराइज होगा और आपके पास वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो रिलीज होगा, तो इस हाइड्रोलिसिस के दौरान एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी जो है वो ग्लूकोज की इस बॉन्ड फॉर्मेशन में या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करेगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन ग्लूकोज रेसिड्यू इज लिंक्ड विद द सेकंड ग्लूकोज रेसिड्यू वाया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सिमिलरली सेकंड और थर्ड ग्लूकोज रेसिड्यू के दरमियान दोबारा से एक अल्फा 1,4 जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इट मींस के स्टार्च के अंदर जो अमाइलोज चेन्स हैं, अमाइलोज चेन्स ऐसी चेन्स होती हैं जिनमें ग्लूकोज के दरमियान अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो। उनकी सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे एंजाइम्स यूज हो जाएंगे, लेकिन समटाइम स्टार्च के अंदर हम ब्रांच भी ऑब्जर्व करते हैं, यानी अल्फा 1,6 पोजीशन पे भी एक एडिशनल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज वन अमाइलोज चेन, दिस इज सेकंड अमाइलोज चेन, और जब ये एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, एक दूसरे के आमने सामने आएंगी, तो एक अमाइलोज चेन में जो फर्स्ट कार्बन है वो सेकंड अमाइलोज चेन की 6th पोजीशन पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसके साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, जिसकी वजह से ये जो दो अमाइलोज चेन जिनके दरमियान पहले किसी किस्म का कोई बॉन्ड या किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं था, अब ये दोनों चेन्स क्या करेंगी, ये दोनों लिंक्ड हो जाएंगी, इनके दरमियान एक ब्रांच बन जाएगा। सो फाइनल एंजाइम जो कि स्टार्च सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है दिस इज ब्रांचिंग एंजाइम, जो कि अल्फा 1,6 पोजीशन के ऊपर ब्रांच पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा देता है और अमाइलोज के साथ साथ अमाइलोपेक्टिन की भी सिंथेसिस हो जाती है। सो अल्टीमेटली स्टार्च में चूंकि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दो तरह की कंपोनेंट है, यानी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन दो तरह के यूनिट्स हैं। सो इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू आपके पास ये दोनों तरह के कंपोनेंट्स हैं ये सिंथेसाइज हो जाएंगे। बच्चों स्टार्च बायोसिंथेसिस में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को?
मैम हाँ जी, ब्रांचिंग वाला वापस बता दें। स्टार्च के अंदर वी ऑल नो कि स्टार्च इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अगर हम अमाइलोज की बात करें तो अमाइलोज जो है ये अल्फा 1,4 ग्लूकोज रेसिड्यूज जो कि लिंक्ड हैं वाया द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, उनके दरमियान जो उनका जो एक आप कह लें कि पॉलीमर है या उनकी जो लॉन्ग चेन है उसे हम कहते हैं अमाइलोज, यानी एक ग्लूकोज, सेकंड ग्लूकोज, थर्ड ग्लूकोज, इन सब के दरमियान यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो इस तरह से जो आपके पास पॉलीमर्स बनेंगे ये लीनियर पॉलीमर्स होंगे, जिनमें किसी किस्म की जो है वो कोई फोल्डिंग या किसी किस्म की कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। तो अमाइलोज का हमें पता है कि अमाइलोज लीनियर चेन्स हैं जिसमें शुगर रेसिड्यूज वाया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंक्ड है। लेकिन स्टार्च के अंदर अमाइलोज के साथ साथ एक और किस्म का भी यूनिट प्रेजेंट है विच इज अमाइलोपेक्टिन। और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये ब्रांच पॉइंट है, यानी अमाइलोज के अंदर आप सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं। लाइक ये जो चेन है आपके पास नीचे नजर आ रही है, दिस इज अमाइलोज चेन। इसी तरह से ये वाली जो चेन आपको नजर आ रही है इसमें भी एक ग्लूकोज रेसिड्यू दूसरे ग्लूकोज रेसिड्यू के साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है, सेकंड ग्लूकोज थर्ड के साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है। तो इट मींस कि ये एक अमाइलोज चेन है और ये दूसरी अमाइलोज चेन है। समटाइम्स जब आपकी स्टार्च की बायोसिंथेसिस हो रही होती है तो ये अमाइलोज चेन्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, यानी ये पैरेलल वे में जैसे फाइब्रिल्स हैं ये एक दूसरे को फेस करने लग जाते हैं। तो इस सिनेरियो में आपके पास क्या होगा कि एक अमाइलोज चेन में यू हैव अ फ्री फर्स्ट कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, इस शुगर की पहली कार्बन, और ये जो कार्बन है ये फेस कर रही है इस अमाइलोज चेन में किसी भी शुगर रेसिड्यू के 6 कार्बन। तो इन दोनों के दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये बन जाएगा, और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो दो अमाइलोज चेन्स जो पहले किसी भी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी उनके दरमियान एक किस्म का ब्रांच पॉइंट या कनेक्शन डेवलप हो गया। सो अमाइलोपेक्टिन के अंदर आपके पास जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो डिफरेंट है फ्रॉम द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट इन अमाइलोज। तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बनाने के लिए वी हैव अ डिफरेंट एंजाइम। पीछे जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था इसे स्टार्च सिंथेज ने बनाया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एंजाइम जो है ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन नेक्स्ट जो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इस बॉन्ड को बनाने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे एंजाइम होगा दिस इज अ ब्रांचिंग एंजाइम, जो कि क्या करेगा दो अमाइलोज चेन के दरमियान 1,6 पोजीशन पे कंडेंसेशन करवा के एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को सिंथेसाइज करा देगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए स्टार्च सिंथेसिस तक पहले एक दफा आप लोग देख लो, उसके बाद सुक्रोज बायोसिंथेसिस पे जाते हैं। मैम इतना काफी है आज के लिए। इससे 2 स्लाइड्स बची हैं। चलो ठीक है इतना कर लेते हैं, लेकिन फिर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आप लोग पहले सुक्रोज बायोसिंथेसिस रिवाइज कराओगे, पता है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर के टाइम किसी किस्म का कोई क्विज नहीं है। मैम दरमियान में कितनी